कितने खुश हो जाते हैं आप आपका जब फ्यूचर सिक्योर होने की तरफ जा रहा होता है? 44। आप खुश होते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मेरे वालिदैन खुश होंगे। चैप्टर 15 जरा निकाल लें 1-2 मिनट, फिर हम आते हैं वापस आगे। पॉइंट नंबर 9 कल हम पढ़े थे कि रिटर्न किस किस ने जमा करवानी है, तो पॉइंट नंबर 9 रह गया था। तो इंजीनियर ने जमा करवानी है और आई कैप के मेंबर ने जमा करवानी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मेंबर ने जमा करवानी है, जो बंदा दान निकालता है लोगों के उसने जमा करवानी है, जो केस लड़ता है बार कौंसिल में, चाहे पाकिस्तान की बार कौंसिल हो चाहे सूबे की बार कौंसिल हो, इन सब लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कोई बिजनेसमैन होते हैं, इन तीनों का ना ऑलमोस्ट एक ही मतलब है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन और मार्केट कमेटी। मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर अगर आप जाएं ना, तो वहां पर 50-60 दुकानदारों ने मिलके किसी एक दुकानदार को अपना मुर्शिद सदर बनाया होता है। तो जो सदर होता है उस इलाके का, उसको कहते हैं मार्केट कमेटी का बंदा, या ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उस बंदे को भी रिटर्न जमा करवानी है। तो बस ये कुछ नाम है जो आपने याद करने हैं। अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद आई कैप, यानी भी सी हो गए। अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद इंजीनियरिंग काउंसिल, तो ये सारे लोगों ने भी रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल मरियम नवाज, पाकिस्तान में स्टे 183 डेज, जिसकी बाहर के मुल्क में लंदन में इनकम है और बाहर के मुल्क में एसेट्स हैं, तो इसने भी रिटर्न जमा करवानी है। फॉरेन इनकम्स हैं या फॉरेन एसेट्स हैं। खड़े हो जाओ, आपका दोस्त नहीं आ रहा, खड़े रहो। हद होगी यार, तसव्वुर नहीं होता छुट्टी का हमारे ज़हन में। तो नेक्स्ट पॉइंट सी, पर्सन्स आर क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। गवर्नमेंट के ना डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें से जो फाइनेंस को मिनिस्टर देख रहा हो उसे ये जिम्मेदारी लगा दी जाएगी कि आपने जो है वो बताना है और कौन लोग रिटर्न जमा करा सकते हैं। तो पर्सन्स आर क्लास ऑफ पर्सन्स जिनको कौन रिटर्न जमा करवाने को कहे, बोर्ड रिटर्न जमा करवाने को कहे विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल लेके। अच्छा, आखिरी पॉइंट आज का, बस मैं जरा बच्चों के आने का वेट कर रहा था। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एवरी इंडिविजुअल, इसको ना 4 लाख को काट के यहाँ 6 लाख कर लें, क्योंकि ना अब लॉ बदल गया है, तो इस 4 लाख को काट के यहाँ 6 लाख कर लें। लॉ में वैसे अभी भी गलती मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर खुला हो मेरे पास, या फिर मैं देखते हैं लॉ में 4 लाख ही लिखा हुआ है, लेकिन इस बात की कोई तुक नहीं बनेगी। अच्छा, एक जनरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक बंदा कहता है मैंने सैलरी कमाई है 6 लाख से कम, तो क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है? नहीं। एक बंदा कहता है मैंने कैपिटल गेन इनकम कमाई है 6 लाख से कम, तो क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है? नहीं। लेकिन अगर बिजनेसमैन 6 लाख से कम कमाए और 3 लाख से ज्यादा, इस बिजनेसमैन ने रिटर्न जमा करवानी है। असल में बिजनेस वालों को ना हुकूमत अपने साथ जोड़ के रखती है कि बिजनेसमैन हमारे पास आते जाते रहें। हालांकि बिजनेसमैन ने, आपको पता है, टैक्स जमा नहीं करवाना, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या जमा करवानी है? रिटर्न। क्योंकि 6 लाख से अगर किसी बिजनेसमैन की इनकम कम है, तो क्या ही इज पागल के वो टैक्स जमा कराएगा? ही इज नॉट पागल, वो पागल नहीं है, टैक्स जमा करवाएगा। लेकिन ये क्या जमा करवा दे? रिटर्न में क्या लिखा होगा कि मैंने इस साल 3,80,000 कमाया, नोट कर लें। तो क्या 6 लाख से कम वालों से भी रिटर्न मांगी जा सकती है? जी। लेकिन ये कौन लोग होंगे? बिजनेस वाले, बिजनेस वाले। ये कौन सा पॉइंट हम पढ़ने लगे हैं? 1A।
सजेशन है किताब पे ही कल से नोट कर लिया करें, आज जो अब हो गया, किताब में ये जो सफ़े खाली छोड़े हुए इन्हीं चीज़ों के लिए छोड़े हैं। ओके, अब क्या करना है, उसे बुलाना है या फिर खड़े रहोगे? चला गया घर, कब आएगा? तो नहीं, घर वालों को भी नहीं पता, हमने सीए में डाला हुआ है, खुद बुला रहे होते हैं। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 3 लाख। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर घर वाले आपको बार बार घर बुला रहे हैं ना कि आओ बेटा मैं तुम्हें प्यार करूँ और ये करूँ, तो थोड़ा सा घर वालों को ना किसी दिन टीचर से मिलवा दें। तो हम ऐसे ही घर वाले भी बेचारे समझ रहे होंगे कि चलो कोई नहीं, बच्चे को 1-2 दिन के लिए बुला लें, कितना हरज हो जाएगा। फिर हरज मैसेज में आते हैं तो फिर घर वाले कहते हैं यार ये क्या, ये तो हरज हो गया। तो इसलिए घर वालों को तसल्ली से बिठा के ना एक दिन समझा दें या टीचर से किसी समझवा दें कि सीए जो है ना जरा कुछ टाइम देना पड़ता है उसको। चुप, एवरी, मेरी बात करवा दें। हाँ, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 3 लाख, ये नहीं कि घर के काम ना करें, ये मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन छुट्टी ना करें बस। एवरी इंडिविजुअल जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और लेकिन 6 लाख से कम है, और वो कौन सी इनकम कमा रहे हैं, बिजनेस, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लाख से ऊपर वाले ने जमा नहीं करानी, वो तो जमा माशाल्लाह कौन पूछने वाला हाइब्रिड में। इसका मतलब है उसने 6 लाख से ऊपर वाले में तो जमा करानी ही करानी है, उसमें तो कोई राय नहीं है। हम सिर्फ अलग से इनको बुला रहे हैं, बिजनेस में 3 से 6 लाख वाले भी रिटर्न जमा करवाएं, और 6 लाख से ऊपर वालों ने तो सिर्फ रिलैक्स होंगे 0 से 3 लाख वाले। तो 0 से 3 लाख वाले रिटर्न जमा ना करवाएं, सबर सबर, 0 से 3 लाख वाले रिटर्न भी जमा नहीं करवाएंगे, टैक्स भी जमा नहीं करवाएंगे। सबर सबर, मैं बता रहा हूं, 3 लाख से 6 लाख वाले रिटर्न जमा करवाएंगे लेकिन ऑब्वियसली टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, और 6 लाख से ऊपर वाले रिटर्न भी जमा करवाएंगे और टैक्स भी जमा करवाएंगे। तो सिर्फ बुलाया किनको है, बिजनेस वालों को, जिनकी इनकम कितनी है, 3 लाख से 6 लाख, बस ठीक है। बच्चे पूरे हो गए, हम न्यूमेरिकली करना है हमने, बस आज कल वाला पूरा कर लें। पेज नंबर बता दें, 390। अच्छा जी, कल वाली एडजस्टमेंट मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 394। ऑन 1 जुलाई 2019, सॉरी, ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर को एक ऑप्शन ग्रांट हुई थी, बैठ जाओ, टू एक्वायर 10,000 शेयर्स, टू एक्वायर शेयर्स एट 105 पर शेयर। ये शेयर्स की कॉस्ट है या फिर प्री रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है? शेयर्स की कॉस्ट है। सगीर ने बॉट की थी प्री रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग रुपीज 1,75,000 टू नॉलेज इंस्टीट्यूट। जिस वक्त मार्केट वैल्यू हो गई थी, ऑप्शन की मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है, अनलेस कि आप इसको क्या कर दें, सेल कर दें। सेल तो आपने की नहीं, इसलिए ऑप्शन की मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर दिया। अब येलो वाला पढ़ के मुझे बताएं, उसने ऑप्शन कितने की बाय की है? सगीर ग्रांटेड एन ऑप्शन बाय पेइंग रुपीज 1 लाख। तो प्री रजिस्ट्रेशन वाला कागज का टुकड़ा कितने का बाय किया? He exercised the option on 30 सितंबर by buying 10,000 शेयर एट अ प्राइस ऑफ, आप बताएं व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर ऑन 30 सितंबर? 105 पर शेयर। तो एक ये हो गई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एक ये हो गई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन 30 सितंबर को हम सैलरी में कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि शेयर्स पे क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन। एज पर द स्कीम वो शेयर्स को बेच नहीं सकता 31 दिसंबर 19 तक, यानी कि रिस्ट्रिक्शन रिलीज कब होगी? आप पहली दफा सैलरी कब कैलकुलेट करनी है? 1 जुलाई 19 को इसलिए कैलकुलेट करनी है अभी कागज का टुकड़ा मिला है, इसलिए कैलकुलेट नहीं करनी कि अभी कागज का टुकड़ा मिला है। मैंने बोलना था, इसका जवाब यस बनता था। 30 सितंबर 19 को इसलिए कैलकुलेशन नहीं करनी कि इस दिन आपको शेयर मिले हैं लेकिन वो जेब के अंदर रखे हुए, आप उनको बेच नहीं सकते। 31 दिसंबर 19 को आपने रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे सैलरी इनकम के अंदर गेन डालना है और इसी दिन की फेयर वैल्यू लेनी है। और जब शेयर्स बेच दें तो शेयर्स का बेचना आपने ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डालना है। अब भाईजान ये प्लीज उस क्लास में अब ना आया करें, ये मैंने कह दिया था, इस क्लास के अंदर मत आया करें। ये जो दोनों लड़के हैं इधर खड़े हो जाए एंड पे जाके, ये ब्लैक और व्हाइट सूट में एंड पे जाके खड़े हो जाए, कल से इस क्लास में ना आए अगर लेट आना होता है। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये कैलकुलेशन जो हमने कल परफॉर्म की थी, इस कैलकुलेशन को पेपर में अगर इस तरह कर दें
तो क्या इसको वर्किंग टू का रेफरेंस दे सकता हूं या इस तरह करना शायद उसे पसंद ना आए? कितने लोग कह रहे हैं इस तरह कर दें, खैर है पेपर में इस तरह डायग्राम बना के, कितने लोग कह रहे हैं बेहतर है ना ही करें, इस तरह बेहतर है ना करें। इसका फिर हल सुन लें आज, इसका फिर हल सुन लें। ये हल मैं आपको नोट तो नहीं करने दूंगा, लेकिन बस हल सुन लें। इसका हल ये है कि आप पेपर में हेडिंग देंगे वर्किंग टू और डेट डालेंगे 1 जुलाई 19 और आगे लिख देंगे राइट आपने क्या किया है, परचेज। इसके बाद आप डेट डालेंगे 30 सितंबर 19। आपने क्या किए हैं, शेयर्स परचेज किए हैं। शेयर्स परचेज किए हैं या राइट? शेयर्स परचेज किए हैं, लेकिन कौन से वाले? लेकिन आप कुछ भी ना करें, क्योंकि ना राइट खरीदने पे कुछ करना है, ना शेयर खरीद के अंदर वाली जेब में डालने पे कुछ करना है। भाई ये मैनेजमेंट का बंदा है तो बैठ जाए, लेकिन मैनेजमेंट का बंदा भी है तो खड़ा रहे। ये आना जाना अगर मैनेजमेंट के बंदे ने करना होता है तो प्लीज ना किया करें, ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारी जरूरतें एक ही दफा पूरी करके बैठा करें, और अगर ये कोई स्टूडेंट है तो भी खड़ा रहे। अच्छा नेक्स्ट, अभी जब देख लें 31 दिसंबर 19, रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? इस तरह की हेडिंग्स देके पेपर में चल जाएगा काम, इस तरह की हेडिंग देके चल जाएगा काम। फिर अब मेरे पास तो टाइम नहीं है ऑब्वियसली इतना, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। यार मुझे पता है वो उधर आएगा तो कंट्रोल भी होगा ना, तो प्रेस ही नहीं हो रहा। और कुछ बताना है तो बता दो। अच्छा तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी भाईजान इनकम फ्रॉम सैलरी वाली, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है वो मुझे बताएं किस दिन होगी? जिस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हुई, रिलीज हुई। जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई उस दिन ये कैलकुलेशन हो जाएगी। डन, ओके। अब मुझे बता दें, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 19 को रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है, तो ऐसी सूरत के अंदर नाउ आई एम सपोज टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम, बोले 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 बोले, सैलरी। अब मैं क्या कैलकुलेट कर लूं, इनकम फ्रॉम सैलरी। डन जी, ओके। ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, और ये मैंने कैसे निकाली थी, ये आपको कल वाली बातें जो है वो इंशाल्लाह सारी याद होंगी। इसमें 1,75,000 के आपको याद है हमने राइट खरीदे थे, और 10,000 ज़रब 105 के हमने शेयर खरीदे थे, और 142 उस दिन के फेयर वैल्यू थे जिस दिन हमें शेयर मिले थे। तो ये गेन कहां चला गया, इनकम फ्रॉम सैलरी में। आखिरी हेडिंग में क्या दूंगा बताएं जी, आखिरी हेडिंग बताएं 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 जल्दी जल्दी जल्दी। 30 मई 2020, और हेडिंग क्या दूंगा, शेयर्स सोल्ड। और इनकम कौन सी कैलकुलेट करूंगा, कल कर ली थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कल कैलकुलेट कर ली थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। डन, चलें जी। ये इनकम कैपिटल गेन कैलकुलेट की थी, और ये कैसे की थी ये आपको याद है, हमने इनकम फ्रॉम कॉस्ट ऑफ शेयर पकड़ी थी, कॉस्ट ऑफ राइट पकड़ी थी, और इनकम फ्रॉम, लेकिन ये 10,000 शेयर्स की कॉस्ट आ गई थी, तो डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, इसको हम 5,000 शेयर्स के ऊपर जो है वो ले आए थे, और ऊपर कंसिडरेशन भी कितनों की पड़ी थी, 5,000 की, तो हमें लॉस कितना आ गया था, 35। अब बता दें इस किस्म की कैलकुलेशन एग्जाम में एक्सेप्टेबल होगी, राइट परचेज, शेयर परचेज, रिस्ट्रिक्शन रिलीज, शेयर सोल्ड, तो इस तरह की कैलकुलेशन कर देंगे। क्या अब आपको करने का टाइम दिया जाए, या ये कैलकुलेशन आपने डायग्राम फॉर्म में कर ली हुई है, कल कर ली हुई है, करने का टाइम देने की जरूरत नहीं। डन, नहीं पिक्चर, अच्छा पिक्चर भी दो 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 दफा लो वरना तो बड़ी छोटी आएगी। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही क्या तस्वीर खींच रही, कल डायग्राम में ऐसे ही डेटे डाल के हुआ था सब कुछ। ठीक है, आपकी अपनी मन की तसल्ली है, कर लें कर लें कर लें, कोई मसला नहीं, मैं कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा आपको। इस दिन कुछ नहीं करना, इस दिन कुछ नहीं करना, ऐसा ही है। अब दोबारा कहें तो राइट परचेज करने पे कुछ नहीं करना, और शेयर खरीदने पे भी कुछ नहीं करना, बल्कि कब करना है, जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाए। आप बता दें जी व्हाट इज हमारे साल की इनकम फ्रॉम सैलरी में टू बी एडेड, 195। ये मैंने आप लोगों के आने से पहले नोट कर लिया हुआ था, ये कल तक वाला है। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है, मोबाइल तो घर जाके भी यूज होता है, मेरे पास इधर जगह नहीं है। अब इधर जगह नहीं है तो मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। बता दें जी किस दिन इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करना है, आपको अगला सफा खोलने की जरूरत नहीं रजिस्टर में, बस यहां से कंटिन्यू करें।
रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई। वर्किंग नंबर 2, बताएं जी कितना गेन आया? 195। ये किस वर्किंग से निकाला है? वर्किंग 2 से। वही जो वर्किंग आपने डायग्राम फॉर्म में की थी उसी के ऊपर वर्किंग 2 लिखना है। रिस्ट्रिक्शन रिलीज ऑन शेयर्स अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम लिख दो, जो मर्जी लिख दो, बस इवेंट का नाम लिखना है, बरात है या वलीमा है। ओके, रजिस्टर की तरह नोट कर लें। नहीं ये कोई तरीका नहीं है इस तरह तो। ओके भाई, चीजों को सीरियसली लिया करें, साथ साथ इधर भी नोट करें, घर जाकर भी नोट करें, फिर कहीं जाकर रनिंग में आती है। चलें जी नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें आप, इजाजत है। लेकिन एक काम कर लें, शेयर सोल्ड के बारे में डिसाइड कर लें ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी वाली है। ये नॉर्मल रिजीम है या सेपरेट ब्लॉक है? अगर तो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो ये नॉर्मल रिजीम है, और अगर ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं हैं तो ये इनकम कौन सी है? सेपरेट ब्लॉक। अब हमने देखना है कि ये जो शेयर्स हैं ये नॉलेज इंस्टीट्यूट के हैं या जिंगर के हैं। उसके बाद देखना है जिंगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कैपिटल गेन इनकम कौन सी है। जी बताएं भाई, शेयर्स किसके हैं? जिंगर के। जिंगर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? जिंगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने की वजह से पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी प्राइवेट पब्लिक कंपनी। जब जिंगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी तो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल, थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, साथ साथ पढ़ने वालों को फायदा हो रहा है, जिन्होंने पढ़ते रहे हैं साथ साथ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किस में फॉल करेगी? सेपरेट ब्लॉक के। इसके लॉस का रिवाइज आपको करा दूं या याद है? कोई जल्दी तो नहीं? चलें फिर इसका लॉस रिवाइज करते हैं। इसके लॉस का क्या करना है, कोई जल्दी तो नहीं? देख लेंगे इसके लॉस का क्या करना है, किसी को याद हो? कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने एक रूल पढ़ा था, सेक्शन 37A का 5। ये सर आप लोगों की क्लास में लिखा हुआ है और पढ़ाया हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कितना है? शेल बी माइनस, इसे माइनस कर लें, ऑनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी, किसी और सिक्योरिटी के गेन में से, यानी कोई और पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे उसमें से माइनस कर लें। लेकिन अगर लॉस माइनस ना हो सका इस साल, इसका फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें और अगले 3 साल अगर कभी सिक्योरिटीज का गेन आ गया तो उसमें से माइनस कर लें। मुझे बताएं फिलहाल हमारे सवाल में एक ही लॉस आ रहा है, किसका? सिक्योरिटीज का। तो सैलरी के लिए ना 4-5 लाइनें छोड़ के, 4-5 लाइनें छोड़ दें, बल्कि हाँ 2-3 लाइनें भी काफी हैं, 2-3 लाइनें छोड़ के यहां पर वर्किंग 3, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी? सेपरेट ब्लॉक। कौन सी? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या डिस्पोजल? डिस्पोजल ऑफ जिंगर लिमिटेड के शेयर्स। वर्किंग अल्लाह का शुक्र है हो चुकी है। वर्किंग 2 के मुताबिक कितना लॉस आ रहा है? अगर कोई गेन आया तो इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर लेंगे। अभी मैं यहां इसको लिख के चला जाता हूं और वेट करता हूं, अल्लाह करे कोई गेन आ जाए तो उसमें से इसको सेट ऑफ कर लेंगे, ना हो सका तो अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड। इसको फेस पे तो ले आए ना अलग से वर्किंग को, इस वर्किंग को बेहतर है वर्किंग 3 को फेस पे ले आए, यानी वर्किंग वर्किंग्स में ले आए नहीं ना, इसके अलग वर्किंग खोलें ताकि याद रहे। एक हमारा हेड कौन सा हो गया? सैलरी। दूसरा हेड हमारा कौन सा हो गया? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। डन जी। इसको मैंने कैसे निकाला, फिगर को दिखा दूं कैसे निकाला, या कल वर्कआउट कर लिया था? ये ऐसे निकाला है, निकल के ऐसे बाहर आ गई है, लेकिन ये निकलती कैसे है? चलिए फिर यहां जाती है। चलिए बस हो गई, अब कल वाला पढ़ पढ़ के बस कर दिया, अगला तो चलें आज अगली एडजस्टमेंट पढ़े सवाल की। साल के पहले दिन नॉलेज इंस्टीट्यूट ने सगीर को लोन दिया 15 लाख। 15 लाख 10 लाख से ज्यादा? अगर ये लाइन आगे ना लिखी होती, ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर ने लोन लिया है 15 लाख का नॉलेज इंस्टीट्यूट से, अगर आगे कुछ ना लिखा होता तो मुझे बताएं इंटरेस्ट सगीर ने पे कितना किया है? 0%। एक्सेलेंट। सगीर ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट फ्री लोन, सगीर को फायदा हो रहा है।
सगीर साल के पहले दिन नॉलेज इंस्टीट्यूट ने सगीर को लोन दिया 15 लाख। 15 लाख 10 लाख से ज्यादा? अगर ये लाइन आगे ना लिखी होती, ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर ने लोन लिया है 15 लाख का नॉलेज इंस्टीट्यूट से, अगर आगे कुछ ना लिखा होता तो मुझे बताएं इंटरेस्ट सगीर ने पे कितना किया है? 0%। एक्सीलेंट। सगीर ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट फ्री लोन, सगीर को फायदा हो रहा है, सगीर को 10% इंटरेस्ट सेव हो रहा है। ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं? अगर काली लाइन मैंने डाल दी है, अगर सवाल में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी होती कि 1 जुलाई 19 को सगीर ने 15 लाख का लोन लिया है, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम लिखते हैं इंटरेस्ट बेनिफिट, लोन 15 लाख जरब 10% जरब 12/12, क्योंकि 1 जुलाई है तो 12/12 करने का फायदा कोई नहीं होना था, तो 15 लाख जरब 10% आ जाना था 150, 150। लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि सवाल में आगे कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। अगर सवाल में आगे कुछ और ना लिखा होता तो हम ये करते। और 1 जुलाई सगीर ऑब्टेन एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम KI। बदले में पहले लॉ की प्रोविजन पढ़ लेते हैं। किस पेज पे? चलें जी। वेयर आ लोन वाला सिनेरियो था ये वाला, इसमें हमने ये पढ़ा था नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी इफ इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है, एम्प्लॉय ने 15 लाख, पेज कौन से? 89। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है, कैसे आ रहा है? एम्प्लॉय ने 15 लाख का लोन लिया हुआ है, इसके ऊपर एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट आ रहा है। इफ द इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है। अगर एम्प्लॉय ने भी माफ कर दिया इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा 15 लाख तो तूने मुझे दिया, इस पे तूने मुझे इंटरेस्ट माफ किया, इसलिए तूने शायद किया है कि मेरे जो प्रोविडेंट फंड के पैसे तेरे पास पड़े हुए हैं उस पे इंटरेस्ट मैंने भी तुझे क्या किया हुआ है? माफ किया हुआ है। बिकॉज एम्प्लॉय हैज आल्सो वेव्ड द इंटरेस्ट टू एम्प्लॉयर व्हेन एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड द प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू। जब एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड के पैसे एम्प्लॉयर के पास रखवाए थे तो एम्प्लॉय ने भी एम्प्लॉयर को कहा था मैं तुझे ये इंटरेस्ट क्या कर देता हूं? माफ कर देता हूं। याद आ रहा है? अच्छा, इस प्रोविजन को रिवाइज करने के बाद अब जरा पढ़ें। सगीर ने लोन लिया है 15 लाख का नॉलेज इंस्टीट्यूट से, बदले में फॉर विच एम्प्लॉय एग्री कर गया। एम्प्लॉयर ने सखावत शो की है, क्या सखावत शो की है? 10% इंटरेस्ट माफ कर दिया। बदले में क्या हुआ है? इन एक्सचेंज फॉर विच ही सगीर कहते हैं मैं भी तुझे माफ करता हूं, सगीर कहते हैं मैंने भी तुझे माफ किया हुआ है। द इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो इंटरेस्ट मुझे मिलना है वो किस पैसे पे मिलना है? ऑन मेरा प्रोविडेंट फंड का बैलेंस मेंटेन विद यू, वो मेरे पैसे तेरे पास पड़े हुए हैं, वो वाला इंटरेस्ट जो है वो माफ मैं तुझे कर रहा हूं। तू मुझे 15 लाख पे इंटरेस्ट माफ करे तो मैं तुझे प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट माफ कर रहा हूं। अब ये 2 सखी पैदा हो गए तो फिर तीसरा सखी बाय डिफॉल्ट ही पैदा हो जाएगा। तो कमिश्नर ये कहेगा हाँ भाई अगर तुम दोनों सखावत शो कर रहे हो तो मैं एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट पे जो टैक्स है वो माफ कर रहा हूं। However, nothing will be added in salary if the interest benefit is rising. अब एक अगली बहस है छोटी सी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट माफ किया हुआ है 10% बेंचमार्क रेट वाला, लेकिन एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ किया है वो है 8%, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड की बास्केट का सवाल हमने क्लास में किया था उसमें बास्केट में पैसे आ रहे थे 17%। याद है क्लास में हमने सवाल किया था, उसमें बास्केट में कितने पैसे आ रहे थे? 17%। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होता था और बास्केट में कितने पैसे आ जाते थे? 17%। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बास्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, लेकिन एम्प्लॉय कह रहा है मुझे ये 8% नहीं चाहिए, इसीलिए शायद ये जो कल हमने आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ी थी
इसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बास्केट में पड़ा हुआ है, बास्केट में इंटरेस्ट आता ही नहीं, अगर आता भी 8% वो एम्प्लॉयर ही रख लेते, एम्प्लॉयर ही रख लेते क्योंकि एम्प्लॉय ने उसे माफ किया हुआ है। अच्छा, अब आपने ये नहीं सोचना कि 8 और 10 का डिफरेंस 2% है तो 2% का क्या करना है, ऐसी कोई बात लॉ में नहीं हुई भी। लॉ में बस एक बात हुई भी है, क्या कि एम्प्लॉय तुझे इंटरेस्ट बेनिफिट इस वजह से मिल रहा है कि तूने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ किया हुआ है, बस तेरा था ही 8%, तूने वो माफ कर दिया, एम्प्लॉयर का 10% होता है बेंच में, एम्प्लॉयर ने वो माफ कर दिया, बात खत्म। रेट के डिफरेंस की टेक्निकलिटी इस लॉ में डिस्कस नहीं हुई, इसलिए इस चक्कर में अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि इन दोनों के रेट का डिफरेंस क्या है और किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कभी भी पेपर में। अब सिंपल आप क्या कह दें, एक ने दूसरे को क्या दे दिया है, फायदा, और दूसरे ने पहले को फायदा दे दिया है, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर भी इस कैलकुलेशन में इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड नहीं करेगा, तो रेट डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना यहां, इंटरेस्ट बेनिफिट। अब फिक्रा वही लिख देंगे, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, nothing added in salary because employee has also waived interest. Because employee also waived interest to employer. जी पेपर में जो लिखनी है स्टेटमेंट्स उनके लिए अलग क्लासेस होंगी, ये पेपर में लिखनी है। हाँ, इस रेट का डिफरेंस नहीं करने कैलकुलेट करना, जब सवाल लॉ में लिख दिया नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, नथिंग एडेड इन सैलरी बिकॉज एम्प्लॉय हैज आल्सो वेव्ड इंटरेस्ट टू एम्प्लॉयर। चलें जाके पढ़ें। और 31 अगस्त 2019, अच्छा लिख रहे हैं कुछ लोग, और 31 अगस्त 2019 को ही रिसीव्ड लीव इनकैशमेंट ऑफ 1 लाख रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। लीव इनकैशमेंट या लीव पे ये होती है कि आप छुट्टियां नहीं लेते, उसके बदले पैसे ले लेते हैं, तो ये माफ हुआ था इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो हमने पढ़ा था अच्छा। लॉ में चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, बस रिटेंशन चाहिए जरूरी होती है, चीजें रिवाइज करते रहेंगे याद रहेंगी। हमने पढ़ा था पेज नंबर 105 पे कि इनकैशमेंट ऑफ लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माफ होगी, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये ऐड होगी लीव इनकैशमेंट। जी बोलें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो माफ कर देते, डैश डैश लिख देते, 1 लाख डन। थिंग्स आर वेरी सिंपल, साथ साथ नजर मारते रहें, आगे चलें। इस साल 1,60,000 उसका टैक्स कटा है एट सोर्स, और टैक्स काटने वाला कौन है, नॉलेज इंस्टीट्यूट। नॉलेज इंस्टीट्यूट ने इसका टैक्स काटा है। एट सोर्स का मतलब है मौके पर सैलरी देते हुए, एट सोर्स का मतलब है मौके पर, और मौके पर से क्या मुराद है, सैलरी देते हुए। सैलरी देते हुए एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, अपनी तरफ से एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है या उसकी सैलरी में से काट रहा है। डिडक्ट का मतलब होता है काटना, बाइट बाइट नहीं होता लॉ में, डिडक्ट के लिए बाइट नहीं लिखा होता, तो डिडक्ट का मतलब होता है काटना, और एट सोर्स मौके पे, तो सैलरी देते हुए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स काटा। अब ये एम्प्लॉय का एक तरह का खर्चा ही है ना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस खर्चे को मैं कहीं माइनस करूं, क्योंकि सैलरी के चैप्टर में डिडक्शंस माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल का बिल्कुल एंड होने लगेगा ना, तो मुझे याद कराइएगा इतना टैक्स तो बेचारे एम्प्लॉय का हुकूमत के पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर की तरफ से पहुंच चुका है, ये न्यूमेरिकल का जब बिल्कुल एंड होने लगेगा ना आज, तो उस वक्त हम न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर इसको माइनस करेंगे। क्लियर? उसको बिल्कुल एंड पे माइनस किया करेंगे। इतना टैक्स एम्प्लॉय का किसको पहुंच चुका है ऑलरेडी, एम्प्लॉयर को। चपेट मारूं, एफबीआर को किसने काटा, एम्प्लॉयर ने। किसको काटा, एम्प्लॉय को नहीं काटा। किसने काटा, एम्प्लॉयर ने। क्या काटा, एम्प्लॉय का टैक्स। किसको काट के जमा कराया,
FBR को, ये न्यूमेरिकल के एंड पे एम्प्लॉय को हम बेनिफिट दे देंगे। कितना टैक्स तुम्हारा हुकूमत के पास पहुंच चुका है। डन। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से सैलरी का टोटल कर दें, सैलरी का टोटल कर दें। कल वाली फिगरें भी डालनी है भाईजान, 2400 यहां से 4045 करते करते यार ये आप बताएं जरा, ये जरा पॉइंट 1 और 2 में बता दें, ये कौन सा हेड है, ये बताएं कि कौन सा हेड है। सोल्ड अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन कराची एंड सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन फैसलाबाद। ये जरा मैं और तुम कैपिटल गेन के चैप्टर में आवे, यहां पे पेज नंबर कौन सा था, दूसरा वाला जो पेज है 222 पेज नंबर है जी, 222 पेज नंबर पे प्लॉट बेचने पे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचने पे और फ्लैट बेचने पे टैक्स है, लेकिन इन तीनों का नाम है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन तीनों का क्या नाम आवे, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल। प्लॉट हिलता है, अबू मैं प्लॉट लेके फ्रांस जा रहा हूं, चपेट अबू की तरफ से आई। प्रॉपर्टीज हिलती है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। फ्लैट हिलते हैं, लंदन के फ्लैट्स पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान के फ्लैट लंदन जा सकते हैं, तो फ्लैट नहीं हिलते, फ्लैट नहीं हिलते। तो ये सारी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का बेचना। अब किस चैप्टर में आवे, अगर कैपिटल गेन में आवे तो इसका रेट बतावे, अलग रेट हैं सारे, अगर अलग रेट हैं डिपेंडिंग अपॉन, तो इसलिए अब मुझे बता दें कि इनके ऊपर जो गेन आएगा ये सेपरेट ब्लॉक होगा या नॉर्मल रिजीम होगा, सेपरेट ब्लॉक। और गेन कैसे निकलेगा, A माइनस बी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। चलें जी, हेडिंग बता, वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम कौन सी, सेपरेट ब्लॉक, लेकिन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अबे ना 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 ना, हमने कौन सा शेयर बेचा, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लिखें तसल्ली से खूबसूरत करके, 7 वाले के माथे पे, इनकम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये रजाई, ये सर्दियां आ रही हैं, रजाइयों कमलों में घुस के सो नहीं जाया करना, ठीक है। ये आराम से आप लोगों ने जो है वो 7 बजे सो के 1 बजे उठ भी जाया करना फिर। अच्छा बोलें जी, पहली क्या चीज है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन कराची, डिस्पोजल ऑफ एंड बी इज द कॉस्ट। इसमें अब मैं आपको जरा पढ़ाने लगा, आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। ये हमें घर में समझ नहीं आ रहा था, ये काट रहे हैं। ऑन 15 जनवरी 2020 हमारा साल खत्म होने से 5 महीने 15 दिन पहले हमने प्रॉपर्टी की कराची बेच दी फॉर 15 मिलियन, कंसिडरेशन 15 मिलियन, 15,000 ही मैं इसे लिख लेता हूं, 15,000 की प्रॉपर्टी बेच दी। ही हैड परचेज्ड इट फॉर 19 मिलियन। इसे कितने का खरीदा था, 19 मिलियन का खरीदा था। कितने का खरीदा था, तो 4,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। क्लियर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो हमने भी आने वाले दिनों में पढ़ना है, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, दिन सबके आने हैं आपको पता है, वो मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, वो जरा देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कितनी है, जिसमें से 5 मिलियन कैश में पे किया, जिसमें से 5 मिलियन किसमें पे किया, यानी जब आप प्रॉपर्टी खरीदने गए तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कराची के अंदर प्रॉपर्टी बाय की, और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने 19 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय की है और मैंने बेची है 15 की, तो मुझे तो 1 मिलियन का नुकसान आ रहा है प्रॉपर्टी बेचने पे। हुकूमत कहती है साबित करो तुमने 19 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय की थी, तो नवाज शरीफ कहते हैं देखो मैंने 19 में से 5 मिलियन कैश में दिया था और 19 में से 14 मिलियन मैंने चेक में दिया था जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो हुकूमत ने पूछा वो जो 5 मिलियन कैश में दिया था उसका सबूत, उसने कहा कैश ट्रांजैक्शन का तो सबूत नहीं होता, बस मैंने अपने भाई को दिया था वो कमरे में बैठ के आ जाओ, उस कमरे में कैमरा नहीं लगा हुआ था, सॉरी, और 5 मिलियन मैंने दे दिया था भाई को। कैश ट्रांजैक्शंस का सबूत नहीं होता,
आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे जब आप प्रॉपर्टी बाय करें, अभी पढ़ाना है मैंने आपको, ये सिर्फ एक पॉइंट ऐसे जो मैंने पढ़ाया नहीं हुआ था, बाकी न्यूमेरिकल में मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। जब हम प्रॉपर्टी बाय करें और प्रॉपर्टी बाय करते हुए पेमेंट किस में कर दें, तो उतनी कॉस्ट को तोड़ दिया जाएगा, उतनी कॉस्ट को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ के अलग कर दिया जाएगा, उसको कॉस्ट ही नहीं समझा जाएगा। समझा जाएगा आप कूड़ मार रहे हैं, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर LIAR, तुम झूठे हो। बताएं जी कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, इसमें से 19,000 में से कितने का आप बैंक के जरिए सबूत नहीं दे सकते कि खरीदी, तो 19 माइनस 5,000 बाकी पेमेंट कैश में की होगी या चेक में की होगी, उसका कोई मसला नहीं। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी फिर पड़ी ही 14,000 की आपको, इसलिए बेहतर था अगर प्रॉपर्टी पूरी ही चेक में खरीद लेते, फिर अच्छा था। अब मुझे बताएं सवाल के मुताबिक कॉस्ट कितनी है, सवाल के मुताबिक इस कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट में मसला है, 5,000 को माइनस कर दिया, कितनी कॉस्ट में मसला नहीं है, 14,000 इज द रियल कॉस्ट एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एज पर कालीलाल, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 14,000 इज द रियल कॉस्ट। अकाउंटिंग वालों की नजर में जो मर्जी कॉस्ट हो, टैक्स लॉस की नजर में मुझे बता दें कॉस्ट कितनी है, 14,000। आप बता दीजिए गेन कितना आया, 1,000। चलें जी, नोट गेन आ गया उल्टा, हम तो लॉस निकाले बैठे थे। ये रूल हम पढ़ेंगे जब, तो उसमें लिखा होगा कि ये रूल कहां कहां लगेगा। ओके, ये हो गया जी डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन कराची। आगे तो आसान है। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लें जरा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, शायद ये बात हेल्प करे आपको। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का लफ्ज़ हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर से नहीं, जो जिस तरह पेपर में हाईलाइट करना है बस अंडरलाइन करके। आगे तो आसान है यार, आगे क्या है। ऑन 25 दिसंबर 2020 he sold a residential plot for 18 million. The plot was inherited from his father in 2012 में ये प्लॉट अब्बू से मिला था। अच्छा, नोट करें कुछ लोग, कर लें नोट। चलें जी, आए अब देखें जी, मोबाइल यूज करने का अच्छा टाइम मिल जाता है आप लोगों को। He sold a residential, शर्म भी नहीं आई, he sold a residential plot in फैसलाबाद for 18 million. What is the consideration? 18 million. Plot was inherited from his father in 2012. His father purchased it for 7 million. जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया, कैपिटल गेन के चैप्टर में डिस्कशन होगी, ये जो पिछली दफा रूल था वो नहीं होता। अच्छा, बहरहाल लेट ज्वाइन करने वाले नहीं, बाकी सारे टेंटे हो जाए। तो भाई जी हिस्टोरिकल कॉस्ट बताएं फादर के लिए क्या है, तो इसी को आप अपनी कॉस्ट लेंगे, तो 18,000 माइनस 7,000। लेकिन शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो घर में, सवाल में गलती है, वो डेट्स लिखते हैं ना, जरा गलती हो गई है। अगले साल ये बेचे, दीवानो मस्तानो देखा था ये घर में, कितने लोगों ने घर में सवाल पढ़ा था, कितने लोगों ने ये देख लिया था कि ये गलती है सवाल में। तो ये तो अगले साल बेच रहे हैं, हमारे साल तो बेच ही नहीं रहे, तो इसलिए सवाल को ना सही कर लें, वो सवाल बनाते हुए गलती हो गई थी। अब 25 दिसंबर 19 तो हमारे साल में आएगा ना, सवाल में गलती है, सवाल सही कर लें। 25 दिसंबर 19 तो हमारे साल में आएगा ना, तो हमारे साल बेचा जी प्लॉट, कितने में बेचा रे, और खरीदा कितने का था, 7 मिलियन। क्या हेडिंग दूं, डिस्पोजल ऑफ प्लॉट इन, नहीं फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट तो नहीं है, प्लॉट है। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट इन फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था, लालपुर। चलें, आज साथ वाले बबलू को भी पता चल गया। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट इन फैसलाबाद, ए माइनस बी डायरेक्ट कर दें, आप जैसे लोगों के जाने पर फिर उन्होंने फैसलाबाद रख दिया जी। कंसिडरेशन 18,000, कॉस्ट 7,000, इसमें कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था। कितना, 11,000। हाँ, गेन तो निकालो ना, आप मुझे टैक्स निकलवा रहे हो, पहले वो निकालो, तो गेन निकालो, गेन निकालो पहले। डन जी। अब अगर साहब के साथ वाले की इजाजत हो तो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी सारी मिटा दूं, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल का फेस शुरू करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी तरह मैं मिटाने लगा हूं। सीधे हाथ से पकड़ाओ। अच्छा, ये इनकम सैलरी में काटा हूं, 4045 को इधर लिखा रहने दें ताकि ये याद रहे।
चलिए छोड़े भाई, मैं ज़बानी याद कर लेता हूँ 4045। आप में से किसी ने ना भी बताया था कोई मसला नहीं, इसको आप लिखा रहने दें क्योंकि ये चीजें फेस पे जानी है। सारी चीजें मिटा दी तो मसला होगा, ये चीजें फेस पे जानी है ना। आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें जी, इन जून 2000। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बंदा कहता है मेरी डिविडेंड इनकम है 2 लाख, इस पे टैक्स कटा है 15%, कितना हो जाएगा? 15,000 नहीं, 15%, कितना हो जाएगा? 30,000। इसने रिसीव कितना किया है? 1,70,000। इनकम कितनी कमाई? इनकम कितनी कमाई? टैक्स कितना कटा? कितना मिला? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इस बंदे की डिविडेंड इनकम कितनी है जो न्यूमेरिकल के फेस पे डालनी है, डिविडेंड इनकम कितनी है जो फेस पे डालनी है? एक्सेलेंट, 2 लाख, 2 लाख। अच्छा जी, सरासे कहते हैं कि जी मेरी महीने की तनख्वाह है 1 लाख पर मंथ, ठीक है जी, 1 लाख पर मंथ, इस पे टैक्स कटा 5,000 और मुझे मिली 90। बताएं न्यूमेरिकल के मुंह पे लाख ज़रब 12 करेंगे, 95,000 ज़रब 12, लाख ज़रब 12। इनकम को मल्टीप्लाई किया जाता है या रिसीव्ड को इनकम में डाला जाता है? रिसीव्ड न्यूमेरिकल के मुंह पे जाएगा या जो कमाया है वो न्यूमेरिकल के मुंह पे जाएगा? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे बल्कि आप अपना काम कर रहे हैं। सगीर ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है लर्निंग कोर्सेज, लर्निंग कोर्सेज इसने डेवलप किए हैं, कुछ चीजें सिखाई हैं इसने फॉर सेल, और फिर वो लर्निंग कोर्सेज सेल कर रहा है, यानी छोटी छोटी वीडियोस बना के उनको सेल कर रहा है। वो लर्निंग कोर्सेज हैं, दरवाजा कैसे बंद करते हैं, लाइटें कैसे ऑफ करते हैं, पंखे कैसे साफ करते हैं, एसी कैसे चलाते हैं, छोटी छोटी चीजें ना उसने सिखाने की कोशिश की है फॉर सेल, और इनको सेल कर रहा है थ्रू अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस, यानी इंटरनेट के जरिए इनको सेल कर रहा है। एक ऐसी कंपनी उस इंटरनेट वाली मार्केट प्लेस को मैनेज कर रही है जो कि कंपनी सिचुएट कर रही है बाहर के मुल्क में। तो इसका मतलब है कि बाहर के मुल्क की कंपनी थी, उसकी बाहर के मुल्क में कोई वेबसाइट थी, हमने पाकिस्तान में लर्निंग कोर्सेज बना के उनकी वेबसाइट पे चढ़ाए हैं और वो बाहर के मुल्क में इनको सेल करेंगे। इनकम होगी, फॉरेन इनकम होगी, फॉरेन इनकम होगी। 25 जून 20 को वो तो मशहूर हो गए हमारे कोर्सेज उधर, लो जी पंखा कैसे साफ करना है, जबरदस्त यार, बैठे बैठे पंखा साफ हो रहा है, अजीब अजीब तरीके आपने निकाले, सही फूक मारते हैं उड़ जाता है, आपने सही इधर से कोई बाजे किस्म की चीजें निकाली वो ऊपर तक जाती हैं। कोर्सेज इतने मशहूर हो गए आपके कि लोगों ने कहा कोर्स लें तो सगीर से, सगीराना कोर्सेज मशहूर हो गए बाहर के मुल्क में। ऑन 25 जून ही US $4260 इनटू हिज डॉलर अकाउंट, उसे डॉलर अकाउंट में 4260 मिले फ्रॉम दीज कोर्सेज। Withholding tax at 8% was cut off from the receipt, इस रिसीट से 8% टैक्स कट चुका है एज पर द इनकम टैक्स लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। मुझे बताएं ये जो फिगर है ये टैक्स कटने के बाद है या टैक्स कटने से पहले है? इसके साथ अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो कटने के बाद है, अगर रिसीव्ड नहीं लिखा और अर्नड लिखा हुआ है फिर कटने से पहले है। रिसीव्ड लिखा हुआ है या अर्नड लिखा हुआ है? कमाई या कट कटा के मिली? मिली, चिल्ली मिली नहीं, मिली। मिली कितनी? तो कमाई कितनी थी वो भी हम निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, वो इंशाल्लाह हम इकट्ठे निकालेंगे। तो भाईजान प्लीज, ये 100% नहीं है, ये शायद 92% है, इस तक पहुंचते हुए टैक्स कटा हुआ है। अगली बात, ये इनकम पाकिस्तान है या फॉरेन सोर्स इनकम है? फॉरेन सोर्स। ओहो, कौन सी इनकम है? नौकरी तो आप कहीं कर नहीं रहे, इंडिपेंडेंटली आप ये काम कर रहे हैं, किसी के नौकर नहीं है आप, उनको आप लेक्चर देते हैं वो आगे देते हैं। अच्छा, दूसरा, ना कैपिटल गेन इनकम है, कोई शेयर भी नहीं बेचे, ना आपने को घर किराए पे चढ़ाया, पीछे 2 हेड्स बच गए, बिजनेस या अदर सोर्स। अब अगर ये रेगुलरली काम करे तो बिजनेस में डाल दें, कभी कभी काम करे तो अदर सोर्स में डाल दें, बेहतर है बिजनेस में डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर में इतना, तो बेहतर है बिजनेस में डाल दें। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी, फॉरेन या पाकिस्तान सोर्स? फॉरेन सोर्स। वर्किंग नंबर 5 ऊपर कर लूं या नीचे कर लूं? जहां मर्जी कर लें, आपकी क्लास आपकी मर्जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं 100 - 8 92, कैलकुलेटर के बगैर बताया ना, ये परसेंटेज में है, ये किस में है? 100 में कमाऊंगा तो 8 टैक्स कटेगा, 92 मुझे मिलेगा। 100
is my income, 8 is my tax, and 92 is received. But I want to get these figures in US dollar. फिर उसके बाद रुपीज में भी कर लेंगे कन्वर्ट. I want all these, उर्दू में बातें करते हैं, मैं ये सारी चीजें यूएस डॉलर में चाहता हूं. मुझे बता दें, मुझे फिगर इनकम वाली दी हुई है, अर्नड लिखा हुआ है या रिसीव्ड लिखा हुआ है? अब 92% पे है या 100% पे है? 92% पे है. क्लियर? बता दें जी. 42 किसके अंदर? यूएस डॉलर के अंदर. 4260. 4260. अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज. जी बोलें. 4260 अगर 92 है, 92 का वर्ल्ड कप छोड़ें बस छोड़ें, आप बराबर हो गया. 4260 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100. 4630. अच्छा, जो लोग 4630 के आगे पॉइंट्स लगाएंगे उनका और किताब का सॉल्यूशन मैच कर जाएगा. किताब में पॉइंट्स लगे नहीं हुए लेकिन एक और तरीके से कैलकुलेशन हुई है, तो वो फिगर उनकी मैच कर जाएगी. लेकिन जो पॉइंट्स नहीं लगाएंगे उनका और किताब के सॉल्यूशन में थोड़े से रुपयों का फर्क आएगा. तो अभी किताब से सॉल्यूशन मत देखिएगा इस सवाल का, थोड़ा सी आपकी फिगर्स मैच नहीं करेंगी, इसलिए कि मैंने इसके आगे पॉइंट्स नहीं लगाए. हालांकि 4630 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऐसा ही है ना, तो इसलिए मैं पॉइंट नहीं लगा रहा. आपका और किताब का सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा. इसका मतलब ये ना समझिएगा या सारा गलत है या किताब गलत है, मैं जा रहा हूं. जाएं, दरवाजा खोलें. अच्छा जी, आप 8% निकालने के दो तरीके बता दें, या इन दोनों का डिफरेंस ले लें या इसी तरह कैलकुलेशन कर लें. 4260 डिवाइड बाय 92 जरा 8, लेकिन मैं सबसे आसान काम कर रहा हूं, डिफरेंस भी आसान ही है वैसे. 4630 इंटू 8%, यानी कि 4630 पे बाहर के मुल्क में 8% टैक्स कटाए 37. लेकिन दिस ऑल डेटा इज स्टिल इन यूएस. वी आर सपोज टू कन्वर्ट इट इन पाक रुपीज. एनओटी कर लें, एनओटी कर लें गाय, एनओटी कर लें, जल्दी करें. क्या अपोर्शनमेंट तो मैंने कोई नहीं किया, लगा शुक्र है. देयर इज नो अपोर्शनमेंट. मिला कितने? 92%. 4260 मुझे मिला. ये किस पे पड़ा हुआ है? अगर मुझे पूरे पैसे मिल जाते तो कितने मिलते? गिवन अमाउंट किस तरह देख लें जिनको समझ ना आवे. 4260 पड़ा हुआ है 92 पे, मल्टीप्लाई कर दें 100 से. मैंने उधर इस तरह कर दिया. कुछ को दिखने में ये अच्छा लगे, कुछ को दिखने में ये अच्छा लगे, वैसे दिखने में तो यही अच्छा लगे. 4260 92 पे पड़ा हुआ है, उठा के किस पे ले जाओ? 100 पे ले जाओ. अब पकड़े 4630 और जरब कर दें किससे? 8% से. जी बोले. स्टिल डाटा यूज नहीं हो सकता न्यूमेरिकल के मुंह पे, क्योंकि डाटा किस में है? डॉलर में, और मुझे किस में चाहिए? पाक रुपीज में. जी भाईजान, भाईजान, हमरे भाईजान. अच्छा, इन तीनों में से कौन सा रेट यूज करें? 25 जून वाला, 30 जून वाला, या कोई एवरेज? 25 जून वाला. कोई एवरेज रेट का तस्वीर नहीं है हमारे पास. 25 जून वाला रेट यूज करें. तो 25 जून वाला रेट क्या है? 168. मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉरेन इनकम चाहिए, फॉरेन टैक्स चाहिए, या जो कट कटा के मिला? नहीं, कट कटा के मिला मुझे नहीं चाहिए. मुझे फॉरेन इनकम चाहिए जो मैंने न्यूमेरिकल के मुंह पे डालूं, और मुझे फॉरेन टैक्स चाहिए ताकि मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करूं. कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया वाला सवाल घर जाके रिवाइज कीजिएगा. फॉर फर्दर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया. प्लीज डोंट कॉन्टेक्ट. अच्छा जी, अब फॉरेन इनकम बताएं और फॉरेन टैक्स बताएं. फॉरेन इनकम पाक रुपीज में और फॉरेन टैक्स. जी मोहतरम, फॉरेन इनकम बोले जरब, और फॉरेन टैक्स. 4260 को न्यूमेरिकल में कहीं नहीं लेके जाना होता. सरासी की तनख्वाह है 1 लाख, कटी 5000, 95,000 को न्यूमेरिकल में कहीं नहीं लेके जाना. बस 1 लाख को आपने 12 से जरब देना है.
जी 46300168 कितना? अब आप मुझे खुद ही लिखवा रहे हैं रुपीज में, फिर फेस पे मैंने रुपीज में 1000 में डालना है, मैंने लिख दिया रुपीज में, अब आप लोगों ने मुझे रुपीज में लिखवाया, कंपनी जिम्मेदार नहीं है अब। जी हाँ जी 62 फेस पे मैं इंशाल्लाह रुपीज इन 1000 में ही लेके जाऊंगा। ऐसे ही शुरू से पूरी वैल्यूज यूज करो अगर एंड पे कंफ्यूजन का मसला है, कंफ्यूजन का मसला है, कान पे फ्यूज लगाओ सही हो जाएगा। अच्छा जी जिनको समझ नहीं आती ना उनको समझाया ना करें, फायदा नहीं होता है चीज का, लतीफा भी समझा रहे हो ध्यान दे यार। तबा नहीं किया जिस तवे पे नहीं हो, हाथ धोगी लतीफ है। अच्छा जिनको समझ नहीं आती ना उनको समझाया ना करें, फायदा नहीं होता है चीज का, लतीफा भी समझा रहे हो ध्यान दे यार। तबा नहीं किया जिस तवे पे नहीं हो, हाथ धोगी लतीफ है। अच्छा चलें ज़कात पे की है, ज़कात को अच्छा इन दोनों रेट्स पे काटा मार दें यार, काटे कूटे ना साथ वाली किताबें मारा करें, अपनी भी ना मारा करें, इस दोनों पे काटे मार दें, मारे साथ वाली किताबें, इसी तरह दोस्ती बनती है, बाकी जिन्हें भूल जानी है काटे कूटे याद रह जाने हैं। 25 का रेट यूज करे, 30 का रेट यूज करे, 25 का एवरेज रेट यूज करे, 25 का करे, 25 का करे, जिस बात में 25 को तो नहीं काटा मार दिया उसने, ये फिर दोस्त नहीं है आपका, ये दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नया व्हाइट बोर्ड, क्या लिखना है ऊपर? मिस्टर सगीर, न्यूमेरिकल का मुंह पहला सफा जो छोड़ा हुआ था, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2020, जल्दी करें ना। गर्मी लग रही है, उतार कोट, सर्दी को गर्मी कह रहा है, सर्दी गर्मी आउट हुई है, जैसे रिक्शे वाले के साथ सजा कबाब का आउट हुआ होता है। रिक्शे वाला पूछते ना खबे मुन्ना, जी जी बाद में सोच रहे थे खबे तो वो होता है। अच्छा जी राइट मुड़ जाओ, कहते पैसे खबे सजे, राइट। अच्छा जी इनकम फ्रॉम सैलरी बताएं जी, वर्किंग वन से शुरू करते हैं, वर्किंग वन किधर आवे, जवानी याद है मुझे, 4045 सही है गलत है? 4045 शॉर्ट टर्म मेमोरी सही है। न्यूमेरिकल का फेस यहां पे लिखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, जगह नहीं है, जगह दिल में हो भी तो यहां नहीं है तो यार ये प्लीज शायराना जिंदगी में गुजारो, इधर चलो रियलिटी में आओ। इनकम फ्रॉम सैलरी 4045, इलामा इकबाल भी शुरू में तो उधर घूमते रहते थे, बाद में माशाल्लाह उन्होंने वो काम किया जो दुनिया देखती है, पुरानी शायरी उनकी। वर्किंग थ्री बोले जी, वर्किंग टू तो वो हो गया ना एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है, और वर्किंग थ्री बताएं जी, अगर मैंने ये 35 उठाया और उठा के यहां डाला तो फिर तो इसमें से माइनस हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस होने हैं, लेकिन और कोई सिक्योरिटी तो थी नहीं, तो फिर और कोई सिक्योरिटी नहीं है तो इसको हम माइनस ना करें, इसको हम माइनस नहीं करेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, लेकिन कौन सी वाली? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, वर्किंग नंबर 3, 35 या 0? 35 अगर नेगेटिव कर दिया तो गड़बड़ होगी ना, वर्किंग 3 में जाके देख लेगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट सही है, बच्चे के कॉन्सेप्ट के लिए बच्चे को आना नहीं पड़ता, बच्चे का पेपर देख के पता चल जाता है। आगे जी वर्किंग नंबर 4, किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि इसको आपने टोटल क्यों नहीं किया, हालांकि सैलरी में टोटल किया था, बाकी जगह टोटल करना है। असल में ना मसला ये है कि इन पे ना होल्डिंग पीरियड अलग हो तो टैक्स रेट अलग है, इसलिए ना हमने इनको अलग अलग रखा हुआ है, तो अलग अलग ही मुंह पे भी ले आए, मुंह पे आइएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी? सेपरेट ब्लॉक, छा गए आप लोग, सेपरेट। अच्छा जी डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी नंबर 1, वो फैसलाबाद का हमने चार्ट डालने, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लिखे हैं इधर, फैसलाबाद के बेस पर डिसीजन होने, कराची के बेस पर डिसीजन होने, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट के बेस पर डिसीजन होने ना, सुबह बुलवाते हैं
इसी तरह के लोग होते हैं, अम्मी अब्बू सामने बोल रहे होते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मैं बच्चे को नहीं देख रहा क्योंकि कोई अच्छा बच्चा ही होगा, मुंह से निकल गया होगा। ऐसे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता अम्मी को कहती हैं, अम्मी अब फिर क्या करूं मैं, अब अम्मी अब्बू कहते हैं अब क्या चाहते हैं आप मेरे से, अस्तगफुरुल्लाह। ये फ्रांस में होते हैं ऐसे बच्चे, पाकिस्तान में नहीं होते। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस एथियोपिया में होते हैं। चलें जी, फेस पे छिक के रखें। वर्किंग 3 होगी, 4 होगी यार, मुंह सही खुश बना के रखा करें यार खुदा के लिए। फॉरेन इनकम बताएं, 777,840 या 778। अगर मैं 778 इसको राउंड करके कर दूं तो आप ये तो नहीं पूछेंगे ये वाला 7 कहां गया, क्योंकि आपने कहना है 778, आपने ये वाला उठा लिया था। स्टूपिड हमारे बंदा। इसका राउंड अप करके 777.84 को क्या कहा जा सकता है, 778। ये भाईजान कह रहे हैं टेंशन ही ना ले, मैंने आइंदा इंशाल्लाह हर सवाल रुपीस में करना है, तो वो लगे रहे फिर सवालों पे। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी, फॉरेन सोर्स। वर्किंग नंबर लग रहे मोतीपुर में, वर्किंग 1 2 3। आपके पेपर पे खुश हो जाएगा वो, बेहोंगे क्या, एक कप चाय पिला यार, फ्रेश कर दिया इस बंदे ने। 778 एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ, 778। बेगम कहेगी सरताज एब्रीविएशन यूज की है, नंबर काटो। हाँ नंबर कटेंगे, एब्रीविएशन यूज करने के नंबर कटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल इनकम आईकेएफ का मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, सजेस्टेड सॉल्यूशन, कोई एब्रीविएशन यूज नहीं की हुई। कैलकुलेशन के लिए बंदा रखा हुआ है ना कोई, 211682। अब क्या माइनस करें, ज़कात वालों सेपरेट ब्लॉक इनकम भी तो माइनस करनी है। इस पे नॉर्मल रेट लगेगा सैलरी पे, जी बिल्कुल। ये तो सेपरेट ब्लॉक वाली हैं और ये भी नॉर्मल वाली हैं। अब मैं टोटल से टोटल पे पहुंचूं आपकी मदद से, तो टोटल से टोटल पे मुझे पहुंचा दें, लेस सेपरेट ब्लॉक। इसमें आप वही कर लें बस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको अब अलग अलग करने की तो जरूरत नहीं है, बस इसकी बेस पे हम रेट देख लेंगे अलग अलग। बस 1000 जमा 11000 कर दें, इधर कोई जरूरत नहीं, करना तो अलग अलग करने कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू। बट इफ यू लीव इट अप टू मी देन आई विल डू इट लाइक दिस। इसको इकट्ठा भी माइनस करने को मसला नहीं, अलग अलग करने अलग अलग कर दें। जितनी भी आपने पेपर में फीस दी होगी उसके मुताबिक कर दीजिएगा। अच्छा डन। टोटल से कहां पहुंच गए, बोल तोतला, बोल तोतल, टोटल टोटल इनकम बताएं, टोटल, ये कब से मसला है। अच्छा टोटल इनकम बताएं, टोटल इनकम 4823। ज़कात करके ज़कात देख लें कितनी है, 1447 ये वाला 7 नहीं, इसको मैंने राउंड कर दिया, 1447। आज तो बहुत ही मजा आवे, लेस ज़कात। कल ना हम एक काम करेंगे, कल न्यूमेरिकल का फॉर्मेट पहले बनाना सीखेंगे। एक न्यूमेरिकल हो गया ना इस तरह, तो कल फॉर्मेट जरा अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। और ये पहला न्यूमेरिकल हो रहा है ना, तो आप सोच रहे होंगे कौन सी चीज कहां से आ रही है, पिछले चैप्टर में जाना पड़ा है, वो इंशाल्लाह रिवीजन से होगा। ये नहीं होगा पहले न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ हो जाए और आप एक्सपर्ट बन जाए, दूसरा करेंगे फिर थोड़ा बेहतर आएंगे, फिर तीसरा करेंगे और बेहतर होगे, चौथे के बाद तो आप आसमानों पर पहुंचे होंगे। बेटा आ जाओ नीचे खाना खा लो, मेरी बातें नहीं सुन रहे तो मुझे लगता है आप लोग फिगर्स निकाल के तैयार बैठे होते हैं। अच्छा ये कौन सी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम। कल का जो टेस्ट होगा सैलरी वाला, उसमें पूरा न्यूमेरिकल आएगा, बम्बार्डमेंट किस्म का, जबरदस्त मजे का। इसी तरह का तो नहीं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट डिफरेंट होंगी उसमें, शायद गाड़ी दे रहा हो वो, घर ना दे रहा हो। अच्छा जी टैक्सेबल इनकम आ गई। आप बता दें 75% किस पे लगाना है, टेबल लगाना है ना, टेबल 1 और 2, टेबल 1 और 2 इस पे लगाएं 75%। निकाल लेना अपने अपने कैलकुलेटर पे, अल्लाह सबको कैलकुलेटर दे, आमीन। 75% लगाएं, जवाब बताएं। 25 सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी ज्यादा है टेबल 2। टेबल 2 में कोई माइका लाल जाके बताए 3376 ढूंढना है या 3376 आंडा 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 आंडा, क्योंकि सारी फिगर्स के ऊपर आंडा 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 लगा हुआ है।
कोई बात हुई है किसी गर्म अंडे वाले से? मैंने कहा था आप लोगों को अरेंज करें। ये सीरियसली जो मेरी ब्रेक होती है हो गया अरेंज, आ जाएगा। किस टाइम आएगा? मेरी पहली ब्रेक 9 बजे होती है। कल बुला लोगे उसको? कल सुबह से आ जाएगा, पक्की बात? ठीक है, हाँ हाँ मैं लूंगा यार, एक एक खाता हूँ मैं, बस एक ले लूंगा, लेकिन बांटने तो नहीं हमने इधर। अच्छा नेक्स्ट जी, क्या ज़कात में 1447 कैसे आया है? 1446,874 था, ये 8 नहीं था, ये 8 था, तो इसने इसको इतनी घूरी मारी कि ये 7 हो गया। कॉमा लगाया तो मैं इसको रुपीज इन 1000 में ले गया हूं ना। राउंडिंग के रूल सिखा दूं, क्लास के बाद भी ना आना। 4 सीरियल 2, अच्छा सीरियल 4, 1,65,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। अब ना 3376,000 इसको लिया बबलू हमने। बबलू नाम बताओ अपना। हमजाली। हमजाली भाई हमने 3376 के आगे 3 अंडे डाल दिए, क्योंकि वहां जाके जो हमने टैक्स निकालना है वो रुपीज में निकालना हमें जरा आसान लगेगा। 165,000 20% ऑफ 970, बोले तो 3, एक बार पूरा लिखवाएं जरा। 200। हमजा इसको राउंड करवाएंगे, ये 2 छोटा सा 2 है, तो ये 2 छोटा सा 2 है, ये 0 को कुरी मारेगा तो खुद ही भाग जाएगा, क्योंकि 5 से ऊपर 5 6 7 8 9 वो 7 वाले को कुरी मारते हैं, और ये 2 इसको कुरी मारेगा तो 0 को मार कुरी चपेड़ मारा, तो ये 360 रहेगा। ये थे राउंडिंग के रूल जो मैंने आपको क्लास के बाद नहीं सिखाने थे। इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने रुपीज के अंदर, रुपीज इन 1000 के अंदर। आगे चलें जी। अब जी 2 टैक्स क्रेडिट है। कितने टैक्स क्रेडिट हैं? 2। एक है फुल टाइम टीचर अलाउंस, एक है फुल टाइम, और एक है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। एक है फुल टाइम, साइड में ना, एक है फुल टाइम टीचर अलाउंस और एक है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको बताया था, फुल टाइम टीचर अलाउंस पहली लाइन में लिखा हुआ है सवाल की। मैंने आपको बताया था कि अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट और चैरिटी वगैरह का टैक्स क्रेडिट आ जाए तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट को फौरन दें, ये याद आवे? अच्छा, लेकिन आज के सवाल में 2 टैक्स क्रेडिट हैं, एक है फुल टाइम टीचर अलाउंस और एक है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसमें मैंने आपको नहीं बताया था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले देना है या फुल टाइम टीचर अलाउंस पहले देना है, ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ। जहां तक लॉ का ताल्लुक है, लॉ में इसके बारे में खामोशी है। जैसे कुछ लोगों से सवाल पूछते हैं ना, वो खामोश हो जाते हैं, तो लॉ में इस बारे में खामोशी है कि पहले क्या माइनस करें। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। आई कैप की राय है कि ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट से भी पहले दे दो, यानी पहले दे दो फुल टाइम टीचर अलाउंस, बाद में दे दो फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और बाद में दो चैरिटी वाला। वो तो हमें पहले से पता है, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद चैरिटी वाला होता है, ये हमें पता है, लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दें फुल टाइम टीचर अलाउंस। तो लेस करें फुल टाइम टीचर अलाउंस। ये अलाउंस नहीं है वैसे, अलाउंस इसका नाम है, ये टैक्स क्रेडिट है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब आप मुझे बता दें, मैंने आपको कहा था आपने सैलरी पे दोबारा जाके टैक्स कैलकुलेट करना होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल किए थे साथ साथ चैप्टर 6 के, मैंने किए थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो ये 4045 पे जाके दोबारा आपने टैक्स देखना है, और इसका कितने फीसद माफ करना है? 25%। जो होंठ हिल नहीं रहे, पता नहीं वो रिवाइज नहीं कर रहे साथ साथ। तो फुल टाइम टीचर अलाउंस का कितना माफ करना है? अगर तुम्हें याद ना आवे तो मैं तुम्हें याद करावे। ये देखें जी, पेज 70 पे हमने पढ़ा था कि फुल टाइम टीचर अलाउंस को कितना टैक्स माफ होगा? 25%। फिर आगे ना हमने एक न्यूमेरिकल किया था, जो घर जाके आप करते थे ये काम तो मैं कर लूंगा, तो ये जो मैंने पता नहीं नुकसान कर गए आपका। तो पहले हमने टेबल 1 और 2 लगाया था, फिर मैंने कहा था सैलरी पे दोबारा टैक्स कैलकुलेट करना है, और सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करके आपने कितना माफ करना है? 25%। और सैलरी पे जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो किस टेबल के मुताबिक करना है? तो इसमें हमने कहा था टेबल में 2 दफा जाना है। 25% रिडक्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड यूजिंग टेबल 2। ये कितने लोगों को बात याद आ गई है? ठीक है, मेहरबानी। आप सिर्फ 4045 को देखिए, बल्कि 4045 भी धोखा है, ये है 4045,000। पहले ऐसा करें, मुझे टैक्स निकलवा दें ऑन 4045,000।
फिर हम इसका कितने फीसद माफ कर देंगे? 25%। सही है। अब जाएं जरा 404500 देखें। सीरियल 5 में आ रहा है 36 लाख से 60 लाख। बताएं जी। जमा 25% ऑफ 445 यही है जवाब। 51। भाईजान आप मुझे बताएं इसका कितने फीसद माफ करना है? 25%। असूल ये होता है कि इसमें ना आपने 2 दफा टेबल में जाना होता है। एक दफा टेबल में आप नॉर्मल टैक्स भी निकालने गए थे वो वाला, एक दफा टेबल में जाने किस लिए? सैलरी का टैक्स निकालना। सैलरी का टैक्स निकाल लिया, इसका कितने फीसद माफ करना है? ये पकड़ो दोनों मार्कर, इधर देखें। खुदा के लिए ये ना पूछेगा ये दोनों 25% बराबर होंगे? ये 25% ये वाला है, ये 20 भी हो सकता था, 32.5 भी हो सकता था। ये 2500 लॉ वाला है जो टैक्स रेट के चक्कर में पड़ा था, तो ये तो मैंने टेबल से उठाया, इत्तफाकन 25 आ गया। ये तो मैं टैक्स निकाल रहा हूं या मैं टैक्स माफ कर रहा हूं। माफ बता दें आप कितना होगा? 1 2 डन। अभी तो ये मैंने फेस चल रहा है, ये फेस चल रहा है, फेस पे वर्किंग करने में कोई मसला नहीं, फेस चल रहा है, फेस पे बड़ी जगह होती है। अच्छा क्या बोले आपने? फौरन किसने बोले? टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास लेनी है, मैं कहिए टाइम लूं। हाँ तो अब नहीं आगे चल सकते ना, क्या करें क्या करें? ठीक है कल इंशाल्लाह करेंगे, जाहिर सी बात, कल इंशाल्लाह करेंगे। तो कल जरा तैयार होके आइएगा, जुमे वाला सही फ्रेश होके ना तैयार होके आइएगा। कल भी हाइब्रिड वाले जरा बैठे रहे, मैं क्लास ले लूं उनकी आगे।